What is that one trait that you like about Narendra Modi? What is that you miss from LK Advani ji and Vajpayee ji, who were your mentors? When you see Jyotiraditya Scindia, Himanta Biswa Sarma, Captain Amarinder from Congress becoming part of BJP, what is the first thought that comes to your mind? Anything can happen in cricket and politics. Do you remember which non-vegetarian restaurant in Nagpur still has your photograph? साल बाद जब मैं देखता हूँ उद्धव ठाकरे आपको निमंत्रण देते हैं कि हमारी पार्टी से आके लड़ लो, मैं क्यों जाऊंगा? आरएसएस एंड बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। मैं विचारों के साथ जुड़ा हूँ। देखिए, एक बात याद रखिए, पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन इम्पोर्टेंट है। पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी इम्पोर्टेंट है। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा कन्विक्शन है। अभी मैं कतरन से गालीचे बनाता हूँ, मैं आपको दूंगा 1%। ठीक है। तो वो एक मेरे बड़े उद्योगपति को मैंने दिया, मैं कितने का होगा? बोले 40,000 का। मैंने बोला ये 400 रुपये में बनता है और 500 रुपये में बेचता है। कालीन? हाँ, सुंदर बना है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, 1200 महिलाओं को तैयार किया जी। मैं बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूँ, प्लांट बूस्टर करके 3 ट्रक 4 ट्रक बाल। आपका ये बिकता कहाँ पे है सामान? पूरा लोग किसान लेके जाते हैं। कांग्रेस बार बार आपके ऊपर ये पूछती है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो बोलते हैं कि जी मेगा नाम की कंपनी है, 14,000 करोड़ का हमने टनल प्रोजेक्ट दे दिया। बाल ठाकरे जी थे, वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। आप बड़े विजनरी नेताओं में से आते हैं। जिस तरीके से आप पीछे पड़ गए हो कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल मुझे खत्म करना ही करना है, मुझे तो गाड़ियां ईवी ही लानी है, अपनी इस बात को बड़ा ओपनली डिस्कस करते हैं कि मैं मोटा था, मेरी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई। कोविड के समय टाइम मिल गया तो फिर मैं यूट्यूब से रेसिपी देखता था, फिर मैं पाव भाजी बनाता था। मेरे नातिन बहुत खुश रहते थे। तो उनने एक बार बोला मेरी पत्नी को कि आजी, आजी बोलते हैं हमारे मराठी में, ये तो हवा तो तुमसे भी अच्छी पाव भाजी बनाते हैं। तो उसने एकदम कहा कल से उनके बनाओ और उन्हीं की तरफ से खाओ। हमको 1 मिनट में नींद लग जाती है। इसका कारण भविष्य की कोई चिंता नहीं। भगवान ने अपने औकात और हैसियत से अपने को बहुत ज़्यादा दिया। प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो जाता है, एमएलए एक्स एमएलए होता है, एमपी एक्स एमपी होता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने दम पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का नाम चेंज कर दिया है पिछले 10 सालों में भारत में, क्योंकि वो एक बड़े ऑनेस्ट, फोर्थराइट और डिसिप्लिन्ड वर्कaholic हैं। He is none other than Nitin Gadkari joining us on this day of Holi. Welcome to the show, sir. It's actually been a privilege having you. Personally, I have been a very huge fan of you over the last 10-15 years or so, because मुझे लगता है कि आप उन नेताओं में से आते हैं, अगर मैं जेन जी की भाषा में बात करूं, जो स्लॉग ओवर्स में भी काम करना जानते हैं और जो शुरू से लेके बड़ा सहज अपने एटीट्यूड को रखते हैं। लेकिन चर्चा मैं ज़रूर करूंगा और जेन जी की भाषा में आपसे खाने पे भी आऊँगा, क्योंकि खाना आपका स्वाभाविक रूप से आपको बड़ा अट्रैक्ट भी करता है और आप बड़ा खुल के उस पे विषय पे बात करना चाहते हैं सर। इसलिए मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि हाउ वाज योर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स? मैंने कई लोगों से सुना, नागपुर में जब भी आया, दशहरे पे आया, पर्व पे आया, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, सब लोग मुझे ये बताते हैं कि नितिन गडकरी जी अपनी माता से बड़े प्रभावित थे। अपनी माँ को उन्होंने अपने जीवन के स्वरूप में इन्फ्लुएंस बड़ा रखा, तो उसका क्या कारण है सर? वो आपसे समझना चाहता हूँ आज। देखो, मेरी माँ जनसंघ की कार्यकर्ता थी। मेरा घर में एक सांस्कृतिक विरासत थी और परिवार पूरा सामाजिक था। लोगों को मदद करना ये परिवार का नैसर्गिक स्वभाव था। मेरे जन्म के समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस स्थिति में भी कर्जा निकाल कर भी लोगों का भला करने का स्वभाव था। ठीक है। उस संस्कारों में मैं पला हूँ जी। और बाद में मुझे आरएसएस और विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। ये मेरा जीवन का परम भाग्य है और उसी के कारण मेरे पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आए। व्यक्ति निर्माण और संस्कार, ये उनका मिशन होता है, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और बाद में मैं 75 में जब इमरजेंसी आई तो मैं HSC में पढ़ रहा था, ठीक है, नागपुर में। तो मैं उसी समय इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया। साइक्लोस्टेन मशीन पर स्टेंसिल लगा के निकालना और लोगों के घर पहुंचाना घर में, ये भूमिगत रख कर मैं काम करता था।
फिर वो करते करते 77 के चुनाव में जनता पार्टी का काम किया, जी। फिर युवा विद्यार्थी परिषद और ये सब करते करते फिर मुझे जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आया, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना और उसके बाद में मैं काम करते रहा और पार्टी का एक छोटा सा ग्रास रूट का कार्यकर्ता, पोस्टर चिपकाने वाला, दीवार काली दीवार पर सफ़ेद रंग पर चूना लगाने वाला, साइकिल पर घूमने वाला और कार्ड बांटने वाला, वो करते करते मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जी। कि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो जाता है, एमएलए एक्स एमएलए होता है, एमपी एक्स एमपी होता है, जी। मंत्री एक्स मंत्री होता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। और मैं आज कार्यकर्ता हूँ और जीवन भर कन्विक्शन के साथ इन्हीं विचारों के लिए काम करूँगा। यही मेरा कमिटमेंट है और कन्विक्शन है। लेकिन जी कई बार जिक्र आता है उस दौर का भी 77 और 85 के बीच में, जब आपने बिजनेस की भी शुरुआत करी। मुझे लगता है कि हौसला अफजाई देने के लिए अपने बहनों को या अपनी माँ को, क्योंकि पिता शायद आपके गुजर गए थे 80 के दशक में। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मैं और आप फर्नीचर और कहीं लॉ कूलर को बेचना शुरू किया का आपने। था। पर मैंने पहले, मैं जिस स्टूडेंट लीडर था तो जिस होटल में बैठता था, हाफ चाय पीते थे पर हम इतने लोग बैठते थे दिन भर, वो होटल वाले का बैंड बज गया। तो फिर उसने कहा कि धंधा नहीं चल रहा, क्या करूँ। मुझे लगा हमारे कारण से ख़राब हुआ, तो मेरा एक मित्र अलमारियाँ बनाता था, उसके पास गया। ठीक है। तो मैंने बोला हम अच्छा बनाते हैं, तुम्हारी ज़रा अलमारी रखो, जैसे बेचेंगे वैसे पैसे तुमको देंगे। उसने कहा कि मैं अलमारी उधारी पर एक ही कंडीशन पर दूंगा, अगर तुम होगे तो फिर वो बोला मेरे से पार्टनरशिप की। फिर मैंने अलमारी बनाई, कूलर बेचे, बाजू का दुकान खरीदी किया, फिर कूलर का मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर एक मेरे लड़के के नाम से मेरी शादी हुई, एक निखिल फर्नीचर करके एमआईडीसी में यूनिट डाली जी। उतने में मैंने शुगर फैक्ट्री के लिए इंटरेस्ट लिया, काफ़ी संकटें आई। अब मैं शुगर फैक्ट्री 3 चलाता हूँ, इथेनॉल बनता है जी। पर अब अभी मैं सोशल एंटरप्रेनर हूँ। मैं लोगों को रोज़गार देने वाली बात करता हूँ, किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ, कोऑपरेटिव, ऐसा काम करता हूँ जी। पर अभी एक मेरे को अनुभव आया कि मैं राजनीति के बारे में मेरा कन्विक्शन है कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और पॉलिटिक्स मीन्स केवल सत्ता कारण नहीं, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण और सेवा कारण। बिल्कुल। मैंने अभी तक 40-45 हज़ार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, कैंसर के लोगों को मदद की। मेरे पास 5 वैन बड़ी बड़ी मिनी बसेस है नागपुर में जो पैर लगा देती है, आंखें जांच करती है, डेंटिस्ट का काम करती है। अच्छा, प्रोस्थेटिक लेग्स हैं। हाँ, मैंने 350 लोगों को लेग्स लगा दिए, वो फुटबॉल खेलने लगे, वो तो बुलेट चला ये लगे। एमपी-लेड फंड से आपने यूज़ किया सर? ना मैं आपके अपने जो प्रॉफिट है कंपनी से? CSR से लाया, कुछ लोगों से लाया। मैंने 1 लाख लोगों को चश्मे दिए। ये अगर लिस्ट है तो बहुत बड़ी है। मैंने दिव्यांगों को 1 लाख लोगों को साहित्य दिया और कोविड के समय मैंने 100 करोड़ की चैरिटी की और केवल विदर्भ में की। ऑक्सीजन प्लांट बनाया, एम्बुलेंसेस नई नई बड़ी बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड लाई, वेंटिलेटर्स 500 मैंने डोनेट करके लाया कोविड के दौरान। रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शन बनाए, ऑक्सीजन ये जो आपके ये बाईपैक होते वो लाए, सब काफ़ी काम किया। तो लेकिन नितिन जी, मैं ये सवाल बड़ा लाजमी भी है कि कई बार हम लोग भी सवाल आपस में पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि नेताओं के ऊपर रोक लगाई जाती है कि वो बिजनेस नहीं कर सकते। आपका तो बिजनेस एक प्रॉफिटेबल रहा और आपने तो उसको कन्वर्ट किया CSR में भी। तो ये तो बड़ी खूबसूरत। पहली बात तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। दिल्ली में कोई नेता ही सेवा के काम और इस सब में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उनको लगता सेवा करने वाला जो है वही भी बिजनेसमैन है। अभी मैं कतरन से गालीचे बनाता हूँ, मैं आपको दूंगा एक प्रेजेंट। ठीक है। तो वो एक मेरे बड़े उद्योगपति को मैंने दिया, मैंने कितने का होगा, बोले 40,000 का। मैंने बोला ये 400 रुपये में बनता है और 500 रुपये में बेचता है। कालीन? हाँ, सुंदर बना है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, 400 रुपये में? हाँ, 500 रुपये में देते हैं हम। कतरन होती है ना रेडीमेड गारमेंट की। हाँ। 1200 महिलाओं को तैयार किया जी। मैं। बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूँ, प्लांट बूस्टर करके 3 ट्रक 4 ट्रक बाल। वो आपका ये बिकता कहाँ पे है सामान? पूरा लोग किसान लेके जाते हैं। प्लांट बूस्टर है। अभी मैं ड्रोन से स्प्रेइंग करने का काम करता हूँ। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, 25,000 टन तो बायो फर्टिलाइजर तैयार करता हूँ। ये सारा 7 एकड़ की ज़मीन पे जो आपकी है? नहीं, ये मैं अपने शुगर फैक्ट्री में तैयार करता हूँ। अच्छा। तो ये मेरी पैशन है, पैसे कमाने के लिए नहीं करता। नहीं है। विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की
मेरे को 8 डिलीट मिली है डॉक्टरेट्स, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस की है। 8 डिग्रीज डिलीट, हाँ, डॉक्टरेट। तो मैं ये काम सब कोई बिजनेस करके नहीं करता। वो लिखा है देखो, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और जब मैं कोऑपरेटिव में एक स्टोर चलाता हूँ, 60 करोड़ उसका टर्नओवर है, बहुत प्रोजेक्ट चलाता हूँ। मेरे साथ अभी यानी क्रीड़ा महोत्सव गया, मराठी में खासदार बोलते हैं जी। 70,000 खिलाड़ी खेले 16 दिन। फिर मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, वर्ल्ड के बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, मैंने देखी कई तस्वीरें, 50,000 लोग रोज आते थे। कोई ना कोई आर्टिस्ट। फिर मैंने एडवांटेज विदर्भ किया। फिर मैंने इसके साथ साथ एग्रोविजन करता हूँ, 5 लाख किसान आते हैं। तो ये सब काम कोई मैं राजनीतिक स्वार्थ से नहीं करता। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी मेरे को आपसे हमेशा से पूछनी थी कि क्योंकि आप बड़े विजनरी नेताओं में से आते हैं। जिस तरीके से आप पीछे पड़ गए हो कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल मुझे ख़त्म करना ही करना है, मुझे तो इथेनॉल पे ही जाना है, मुझे तो गाड़ियाँ ईवी ही लानी है, इतने जज्बे वाले नेता बड़े कम दिखते हैं। मैंने हिमाचल में काम किया जब वीरभद्र का LIC पॉलिसी स्कैम होता था, मैंने उस दौर में चंडीगढ़ में काम किया जब पवन बंसल का रेलवे गेट स्कैम हुआ। ये सारे नेताओं की जो विजन होती थी या तो स्कैम्स और स्कैंडल्स में पड़ी रहती थी। आपको देख के मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर भी हौसला आता है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ 10 साल में। हाईवेज को, हाईवे, बाद में रोपवेज, केबल कार का भी काम हो रहा, इरिगेशन में मैंने काम किया, वाटर रिसोर्सेज में, MSME में काम किया, शिपिंग में और पोर्ट्स में मैं जब मंत्री था तो 16 लाख करोड़ की सागरमाला योजना शुरू की, 12 लाख करोड़ के काम हुए। फिर भारतमाला शुरू की जिसमें कम से कम 35-40 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। फिर मैंने पर्वतमाला शुरू हुई जिसमें रोपवे केबल कार करीब 1.5 लाख करोड़ की वो योजना है। तो एक भी आरोप नहीं है और न कोई तकरार है। मैं ई टेंडर के सिवा काम नहीं करता। बिल्कुल। और आप तो पत्रकार हैं, एक भी कॉन्ट्रैक्टर को पूछो कि कोई काम के लिए मुझे मिलना पड़ा क्या, फाइल पे ऐसी ही साइन होती है। पर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं जो काम करता हूँ उसमें से काफ़ी लोगों की, मैं वैसे भी 5-7 करोड़ रुपए साल के लोगों की मदद करता हूँ। पैसे लेने की बात तो छोड़ो, CSR से। हाँ, नहीं, मैं अपने पैसे तो प्रॉफिट से देता हूँ। करेक्ट, पूर्ति से। हार्ट से, कैंसर के रुग्ण हो, दिव्यांग लोग हो, जो भी आते हैं जिनके लिए, हाँ, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं चैरिटी करता हूँ, बाकी क्षेत्र में नहीं करता। लेकिन दिन जी कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग भी पत्रकार हैं, हमें कभी न कभी ज़िंदगी में आप जैसे नेता या ऑथर्स या फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हु वर योर बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? डू यू रिमेंबर दोज बेस्ट फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स विजय केवल रमानी वाज वन ऑफ देम, जिसके साथ आपने फर्नीचर का बिजनेस किया, कूलर का किया। उसके अलावा कौन से ऐसे ऑथर्स थे या मैं कहूँ आपके गुड फ्रेंड्स थे जिनके साथ आपकी बहनों के अलावा आपके साथ? मैं आपको, मेरे दोस्त तो बहुत है। अच्छा। अगर तुम या नागपुर में रास्ते पे घूमोगे तो चाय के टपरी वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाला हर आदमी मुझे जानता है और मेरे बारे में आपको बिल्कुल सही बात जो अभी भी आपके करीब है, जिनसे आप खुद अपनी दिल की बात। आपका इंटरव्यू होने के बाद मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं, हम 4 मिलके खाना खाने जा रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे? तय करने का। अच्छा, तो ये कौन कौन है वैसे, उनका नाम भी अगर हमारे दर्शकों के लिए? वो एक माधव लाभे करके है, प्रमोद बोरार है, संजू कोल्हापुरकर है, रमेश हिमते है। तो हम लोग घूमते रहते हैं, सब लोग जाते अच्छा हैं। तो जनरली ये सारे आपके साथ में लॉ के टाइम के पढ़े हुए लोग हैं? कॉलेज से, स्कूल से थे। कॉलेज से, स्कूल से। मेरे अलग अलग प्रकार के दोस्त हैं और मेरी एक बात पक्की है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। और मैंने एक बार जिसका हाथ पकड़ा वो गड्ढे में गया तो भी छोड़ा नहीं कभी। ऐसा हुआ सच में? बिल्कुल, राजनीति में भी वैसा हूँ मैं। तो लोगों ने कभी आपसे उधारी मांगी? बहुत डूबा हूँ मैं, बहुत बैंक गारंटी ली, डूब गया उसमें। चलते रहो। पावर प्रोजेक्ट के लिए बड़े चक्कर काटे, दिल्ली में रामलाल जी से मिलने गए जब आप प्रेसिडेंट बनना है? नहीं, तब तो मैं काफ़ी तकलीफ़ों से भी गया हूँ। बिल्कुल। और मुझे जो शुगर फैक्ट्री और इथेनॉल और पावर का, वो एक्चुअली सोशल वेंचर था। करेक्ट। उसके कारण मीडिया के लोगों ने मेरे को बिजनेस में स्थापित करके मेरी बहुत बदनामी की जी। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत इंक्वायरी की और 2011 में मुझे पत्र दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, पूरी तरह निर्दोष हूँ। दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ करते ही नहीं, तो उनको लगता है कि कोई भी कुछ ऐसा काम करता है महिलाओं के लिए, युवा के लिए, वो बिजनेसमैन है। तो इस प्रकार की मैं अगर बिजनेस करता
तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता, टने रोड ब्रिजेस का एक्सपर्टाइज है मेरे पास, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने हमारे यहाँ हुए, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्टरशिप काम करता, मैं कभी नहीं किया हूँ। अच्छा नितिन जी, अगर मैं बात करूं 1995 की, वो दशक जब पहली बारी आपने किसी भी सरकार में अपनी एंट्री करी, ऑफ कोर्स मनोहर जोशी साहब थे, और उसके बाद साथ में नारायण राणे साहब भी रहे, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में आपको काम करने का तजुर्बा में मिला। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जहन में मेरे बार बार उठ के आता है पत्रकार की क्यूरोसिटी से, इतना पॉलिटिक्स कवर करी कि बाल ठाकरे साहब उस समय जिंदा थे, आपके बड़े करीब थे, आपको अपना शागिर्द भी मानते थे और आपको गाइड भी करा करते थे, तो वो बॉन्डिंग कैसी थी? व्हाट वाज दैट बॉन्डिंग दैट ड्रू? पहली बात तो ऐसी है कि मनोहर जोशी, नारायण राणे और गोपीनाथ मुंडे, इन तीनों के नेतृत्व में मैंने काम किया और तीनों के मार्गदर्शन में काम करना ये मेरे जीवन का एक बहुत सुखद अनुभव था और तीनों ने भी मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। जहाँ तक बाल ठाकरे जी थे वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। जैसे उनका सपना था मुंबई पुणे हाईवे बने, वर्ली बांद्रा सीलिंग बने, और मैं जब काम करते गया और काम में सक्सेस होने लगा तो उनको लगा कि ये है जो कुछ करता है। तो मुझे उन्होंने एक बार एक्रिलिक के शीट पर एक लिख कर दिया था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मैंने वो आज भी मेरे साथ रखा हुआ है। बाला साहब स्टेट्समैन थे, बड़े दिल के थे, बड़े खूबसूरत कार्टून और मुझे बहुत प्रेम करते थे। मेरे जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, बाला साहब के लिए, जॉर्ज फर्नांडिस के लिए बहुत बड़ी जगह है। उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को, उनके स्वभाव को याद रखते हुए बहुत सी बातें सीखने का मुझे मौका मिला। ये मेरे जीवन का स्वर्णमय युग था, मैं उस इतिहास को भूल नहीं सकता। और आप यंग भी थे तब बड़े, तो वो इन्फ्लुएंस लाजमी है कि हो और ही वो जाता है। मैं जूनियर होने के बाद भी इन सब लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम किया। मुझे वो आपकी वो इमेज बड़ी याद आती है जब बाला साहब के साथ में हम लोग तब दूरदर्शन पे देखा करते थे, तो बड़े छोटे थे। तो आप देखो बाला साहब के जीवन पर उनकी जीवनी फोटोग्राफी के साथ राज ठाकरे ने तैयार की थी। तब उनकी भाजपा शिवसेना युति के तो वो नेता ही थे। तो फ्लाईओवर पर फ़ोटो निकालने के लिए उनका राज ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं हूँगा, तुम नितिन को लेके आओ। मैं नागपुर से दिल्ली गया, बाला साहब के साथ खड़ा रहा, वो फ़ोटो निकला। ये उनका दिल बड़ा था। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अब इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 22 साल बाद जब मैं देखता हूँ उद्धव ठाकरे आपको निमंत्रण देते हैं, कहते नहीं जी हमारी पार्टी से आके लड़ लो, आपका वैसे संबंध उनसे अच्छा रहा कि? मेरा सबसे संबंध अच्छा। देखो एक बात याद रखो, राजनीति बदलती रहेगी, अलायंस बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। और मैं वही सीखा हूँ कि पार्टी में अलायंस हो न हो, साथ में हो, विरोध में हो, मैंने अपने व्यक्तिगत संबंध कभी किसी से खराब नहीं किए। हाँ, उनकी मेरी राजनीतिक मर्यादा लेकर मैं काम करता रहा, उनकी मर्यादा को लेकर वो करें, उसमें हम एक दूसरे के शायद कभी विरोधी भी होंगे, पर व्यक्तिगत संबंधों मैंने अच्छे रखे। और मुझे खुशी है कि आज अक्रॉस द पार्टी लाइन जी मेरे साथ सबके साथ अच्छे संबंध है। और मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो निश्चित रूप से ये सब संबंध मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन आप जैसा व्यक्ति, तो जितनी क्षमता है आपके अंदर, जितना आपका हंसमुख वाला स्वभाव है, हमेशा आप हर एक से हंसी से आप प्रयास करते हैं बात करने का, तो मुझे तो लगता है कि अगर आप उनकी पार्टी में चले ही जाते तो उनकी पार्टी के तो 4 चांद लग जाते आपके जाने से, जितना उनको। मैं क्यों जाऊंगा? आरएसएस एंड बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। मैं विचारों के साथ जुड़ा हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन इम्पॉर्टेंट है, पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी इम्पॉर्टेंट है, एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा कन्विक्शन है राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, ये मेरे कन्विक्शन है। और मैं उसके लिए काम में पार्टी में राजनीति में आया हूँ जी, और मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे केवल एमएलए मंत्री बनना और बड़े पद पर जाना मेरा मकसद नहीं है। तो लेकिन अब आपने लेकिन सर राज ठाकरे का बात किया, राज ठाकरे क्योंकि दिल्ली आए अभी पीछे और बीजेपी से मीटिंग भी हुई, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब शायद फिर से? ये तो निर्णय पार्टी के पदाधिकारी अब करेंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरी उनसे बात हुई थी। पर ये सब बातें तो
नड्डा जी और अमित शाह ने जी उनसे बात की है, जी उनके लेवल पर जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। जी उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जी नितिन जी, उस दौर पे भी आना चाहता हूँ। मैं बड़ा एक उस समय बड़ा यंग पत्रकार था 2004-5 में। वाजपेयी जी की सरकार गिरी। इंडिया शाइनिंग का जो स्लोगन था वो हिट नहीं कर पाया। मुझे हर्ट भी किया क्योंकि मैं आई वॉज ऑलवेज अ वाजपेयी फैन। I was actually a aficionado of Vajpayee because I saw a lot of potential in what he said and converted this into practice. लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आप अध्यक्ष बन के आए, तो स्वाभाविक रूप से बड़े चैलेंजेस रहे होंगे। आपने कहीं पे मुझे लगता है बताया भी था कि मुझे रविशंकर प्रसाद ने फ़ोन करके बोला कि आज पहली प्रेस वार्ता है, तो फटाफट से ब्लेजर वगैरह। नहीं नहीं, उससे नहीं बोला। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उस समय दिल्ली में टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था, ठंड बहुत थी। तो मैं हाफ स्वेटर और एक हाफ शर्ट में था, तो सब लोग कोट पहने हुए थे। मैं इतने ठंडी को मैं कभी दिल्ली जाता ही नहीं था, तो मुझे मालूम ही नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कोट पहनो, तो मैंने बोला कहाँ से पहनो, मेरे पास नहीं है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था भाजपा का, मेरे जैसा मोटा था, उसका कोट मैंने पहन के देखा, वो ठीक था। फिर मैं रात को कैनॉट प्लेस जाकर मैंने पहली बार 4-5 कोट के कपड़े लिए और कोट सिलाने के लिए डाले थे। ठीक है, लेकिन अब आजकल आपको ब्लेजर्स का बड़ा शौक है। आप उन नेताओं में से आते हैं। आज तो आपने फिर भी कुर्ता डाला, लेकिन आप जनरली हमेशा ब्लेजर्स और सूट और ट्राउजर्स में ठंड आते के दिन में वहाँ दिल्ली में ब्लेजर पहनता हूँ, बाकी समय पैजामा कुर्ता पहनता हूँ। कल मैंने पैंट और शर्ट पहना था। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग कपड़े पहनता हूँ। इसमें सीज़न देखकर होता है। ठंड के दिनों में मैं जनरली ब्लेजर पहनता हूँ। लेकिन नितिन जी, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश विच सेज सेल्फ एफेसिंग। आप अपने आप पे बड़ा अपनी इस बात को बड़ा ओपनली डिस्कस करते हैं कि मैं मोटा था, मेरी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई, और लोगों को आप एजुकेशन भी देते हैं कि सर्जरी हुई, डायबिटीज़ में कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ आप हमें ह्यूमरस वे में ये भी इनकरेज करते हैं कि ज़िंदगी को जियो तो हर चीज़ को चख के जियो। आपने बड़े मैं कहूँगा आपने कलिनरी डिलाइट्स को हमें एंटरटेन करके बताया कि कब मैं आपके घर आया तो आपने मेरे को चाइनीज़ सूप पिलाया उस दिन, क्लियर सूप। उससे पीछे जब आया तो आपने कई बारी जिक्र किया एग प्लांट का, और उसमें किस तरीके से नमक डाल के, वो तजुर्बे समझना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे होता है नहीं, कि मैं अभी कोविड के समय टाइम मिल गया। अच्छा, तो फिर मैं यूट्यूब से रेसिपी देखता था, तो मैं खाना बनाने लगा अकेले? हाँ, मैं घर में, मेरे यहाँ भी कंचन जी भी? यहाँ 3 शेफ है, दिल्ली में 4 हैं। मेरी पत्नी जो है वो MSc फूड न्यूट्रिशन, वो बहुत अच्छा ये बनाती है सब बातें। पर मुझे टाइम था, क्या करना समझ, केवड़ी के घर के बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है। फिर मैं पाव भाजी बनाता था, मेरे नातिन बहुत खुश रहते थे। तो उनने एक बार बोला मेरी पत्नी को कि आजी, आजी बोलते हैं हमारे मराठी में, ये तो आबा तो तुमसे भी अच्छी पाव भाजी बनाते हैं। तो उसने एकदम कहा कल से उनके बनाओ और उन्हीं की तरफ से खाओ। तो आपने कोविड के बाद दोबारा बनाना शुरू किया? लेकिन हाँ, तो मैं अभी कभी करता हूँ ना। देखो, मैं खुशी से, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। कैसे बताओ आप मेरे को, मैं कैसे अपना करूं? खाना पीना, आनंद से रहना, खुशी से रहना। ठीक है, मुझे अभी नींद लग जाती है एक पर मिनट, हमारी तो स्टोरीज सर डेडलाइंस ही इतनी होती हैं कि रोज हमको 1 मिनट में नींद लग जाती है। इसका कारण भविष्य की कोई चिंता नहीं। भगवान ने अपने औकात और हैसियत से अपने को बहुत ज़्यादा दिया। खुशी से तुरंत सोते हैं, आराम करते हैं, आनंद लेता हूँ। कभी मेरे आप नाती है, नातिन है, उनके साथ जाता तो हूँ। आपको टेंशन नहीं रहती कि कहीं इलेक्शन हार जाए, कहीं इलेक्शन जीत जाए, अब ये मंत्री ना बनूं, अब वो मंत्री बनूं? जो आदमी सोचता है नहीं, वो क्यों टेंशन लेगा। मेरे को चिंता नहीं है कोई बात की। कि लाइफ ने आपको बहुत जितना दिया। मैं काम कर सका, आज मुझे वर्ल्ड में रिकग्निशन मिला। ये बात सही है। 4-4.5 करोड़ मेरी फॉलोइंग सोशल मीडिया में है। बिल्कुल, मेरा हर भाषण लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। इंटरनेट पे ये तो हवाई sensation जहाज में जाता हूँ, सब लोग दौड़ दौड़ के फोटो निकालते। पब्लिक प्लेस में मैं तंग आ गया, इतने लोग मेरे पीछे लग जाते हैं। लोगों का प्रेम है, और मेरी हैसियत और औकात से जो पुराना था, काला रंग लगाने की मेरे उसको चूना लगाने की लायकी थी, पर्ची बांटने की लायकी थी, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करने की लायकी थी, और पोस्टर चिपकाने की लायकी। वहाँ से इस पार्टी ने इतना बड़ा बनाया, मैं खुश हूँ। लेकिन एक बात सर ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आपने बड़े एक हमें लेसन्स दिए हैं लाइफ के, खाना बना के कैसे घर में अपने प्रोफेशन को भी हटा के अपने पारिवारिक जीवन को भी निभाना, वो आपसे कोई सीखे? देखो, मैं मुंबई में था, मराठी नाटक देखता था, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन, बड़े खुशी से सुनता था।
और मेरा संगीत पर बहुत प्रेम है। अनेक लोगों के गीत सुनता हूं। हाँ, फेवरेट सिंगर्स? अब अलग अलग होते हैं। अभी आजकल मैं वीर झरा के, कल मुझे वो रूप सिंह राठौड़ मिले यहाँ पे नागपुर? नागपुर में, कार्यक्रम हुआ कल इसका, अपना वो पंजाबी का है, बहुत अच्छा गायक सुखविंदर सिंह, सुखविंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम किया उन्होंने। अभी पीछे मैंने उनका इंटरव्यू किया। हाँ, उसके कार्यक्रम में मुझे बड़े मज़ा आई। तो वहाँ से मुझे ये रूप सिंह राठौड़ मिले, तो मैंने उनको कहा कि वीर झरा के गाने में सुन रहा हूँ, मदन मोहन का संगीत और जावेद अख्तर के गीत, बहुत मज़ा आती है। कभी कुमार विश्वास का सुनता हूँ, कभी हिंदी कवि सम्मेलन सुनता हूँ, कभी पुराने कवियों को सुनता हूँ, शरद जोशी, माणिक वर्मा, अशोक चक्रधर, पुराने ऐसे कवियों के थे, शैल चतुर्वेदी, तो उनकी कविताएं सुनता। मधुप पांडे मेरे गुरु थे, शिक्षक थे, वो बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि थे। तो विनोदी कविता वगैरह सुनता हूँ मैं। आपको बहुत, कभी भगवत गीता सुनता हूँ, कभी मैं अयोध्या में मंदिर बना, बहुत सुंदर सुंदर गीत हुए, वो सुनता हूँ। मैं जीवन अपनी खुशी और आनंद के साथ जीता हूँ। ये बात तो तुम बिल्कुल क्या लिखते हो उससे मुझे लेना देना नहीं, अच्छा लिखते कि बुरा लिखते इससे नाराज़ी नहीं, खुशी नहीं, तुम्हारा अधिकार है, जो कुछ चलता रहे, खुशी से रहो, खाओ पियो। you love both your fans who write praises for you and you love your critics as well? मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा है, लोगों को कहता हूँ, जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूँगा, जो नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। करेक्ट। इसीलिए सर मैं थोड़ी सी एक क्रिटिसिज्म वाली सवाल भी ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जब हम 2015 में थे ना, तब काफ़ी लोगों ने आप पे, राजनाथ सिंह पे, सुषमा स्वराज जी पे बड़े फिर से एलिगेशंस लगाने स्टार्ट किए। तीनों ही मामलों में मुझे लगता है एक सामान्यता थी कि अंदर खाने विवाद के बावजूद सार्वजनिक तौर पे आप लोगों को तीनों को सरकार से तो और पार्टी से बैकिंग थी, सुषमा जी, राजनाथ जी और आप पे, लेकिन वो बार बार एलिगेशंस लगाने कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन है। और तीसरी मंत्री के रूप में मुझे लगता है कि सुषमा जी भी ऐसे विवाद का, उस समय में विवाद का शिकार हुई जब वो अभी सिर्फ 6 या 8 महीने ही गुजारे थे MEA पे। वो मेमोरीज आपको हर्ट करती हैं उन दिनों की? नहीं, मेरे कि को राजनाथ सिंह के बेटे पे बेबुनियाद थे मेरे ऊपर। तो कभी जो आरोप है सब निकल गए, कुछ रहे नहीं। अब ये नहीं बता था कितने लोगों ने मेरी क्षमा मांगी है। उन्होंने अकेले में मांगी, मैंने कभी पब्लिकली बोला नहीं है। देखो, राजनीति में ये चलते रहता है। But does it और hurt एक बात कभी कभी मुझे हर्ट होती है क्या? कि मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट बन रहा था, उसी समय एक राजनीतिक षड्यंत्र का मुझे शिकार बनाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, एक भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन वो पत्रकार तो आज की डेट में मौजूद नहीं, है। उन्हीं ने सोचना चाहिए। वो पत्रकार तो आपके पक्ष में बात करते हैं। नहीं, आज करे हो, मैंने कौन से नाराज़ी नहीं है, पर उन्होंने जो झूठे इल्ज़ाम विदाउट एविडेंस मेरे ऊपर लगाए थे, मैंने जब ये आया विषय पार्टी, मैंने कहा भाई ये विवाद, बोले साल भर ये विवादों का सामना करना पड़ेगा। एक ने कहा, बोला अच्छा है, मेरे को मत बनाओ, दूसरे को बनाओ। मैं थोड़ी किसी के पास आया था कि सेकंड टर्म मुझे चाहिए। उनमें से कुछ पत्रकार तो सर आज की डेट में अपने को राइट विंगर्स क्लेम करते हैं। सर, आप एक बात याद रखिए, तुम्हारा पत्रकारिता ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा व्रत है, प्रोफेशनल इथिक्स है। तुम जरूर लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करो, पर केवल न्यूज़ बनाने के लिए किसी को शिकार बना के उसके करियर और उसके जीवन को खराब करने से आपको अच्छा लगता है क्या? देखो, अगर नहीं तो ये जिम्मेदारी के साथ करो, इतना ही मैं उनसे कहूँगा। करेक्ट सर। ऑफ कोर्स व्हेन वी टुडे टॉक अबाउट द करियर्स ऑफ स्टॉलवर्ट्स लाइक यू एंड राजनाथ जी एंड अदर्स, मेरे मन में एक छोटा सा सवाल ये ज़रूर आता है कि जब हम ये वाली एक्यूजेशंस लगाते हैं कि नेपोटिज्म, कांग्रेस कहती है, पिछले परसों तरसों डिबेट में वो कहती है कि अगर हम पंकजा मुंडे को देखें, पूनम महाजन को देखें, पंकज सिंह को देखें, बांसुरी स्वराज को देखें, वरुण गांधी, मेनका गांधी, यहाँ पे नेपोटिज्म। लेकिन आपने कभी भी निखिल और सारंग को नहीं बोला कि नहीं? देखिए, मैंने ये कहा कि आपने उनको हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा। मैंने दूर रखा, मैंने उनको ये कहा, देखो किसी का लड़का होना गुनाह नहीं है, पर लड़के के लिए पिताजी ने और माताजी ने टिकट मांगना गलत है। पब्लिक ने मांगना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने आग्रह करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि मेरी राजनीतिक विरासत जो है वो मेरी कार्यकर्ताओं के बदौलत बनी है, जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए दिया, मेहनत की, त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है, उनके कारण मैं नेता बना। मेरी विरासत, राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरे पार्टी का अधिकार है, और जहाँ तक मेरी संपत्ति है उसके ऊपर आप सबका अधिकार है जी। आपको मेरा लड़का होना ये कोई आपकी मैंने आपकी अपात्रता नहीं है।
जी। पर आपको काम करना है तो आप, मैंने जैसे जीरो लेवल से काम किया वैसे आप भी मेरा लड़का करके नहीं, छोटे लेवल पे काम करिए, रिकग्नाइज बनिए, लोगों का सपोर्ट मिलाइए, फिर जरूर काम तो करिए। ये लोग आएंगे कभी पॉलिटिक्स में? अब तो दोनों अच्छे बिजनेस में, वी आर डूइंग गुड बिजनेस, दे नेवर वांट टू नाउ। सोशल वर्क में है और वो अलग जगह पर काम करते हैं, एकदम ठीक। Right. In fact, sir, last two questions I want to ask you that your famous quote is that India is now constructing almost 27 kilometers of road every day and 4,30,000 kilometers is under construction, tunnels worth rupees 2 lakh crore. तो अगर मैं विजन की बात करूं, आपने मुंबई में हमें टनल लाके खड़ी करके दे दी, किसी ने सोचा नहीं था। आपने हमें करगिल में लाके खड़ी करके दे दी, आपने हमें वर्ली सीलिंग लाके खड़ा करके दे दिया। तो अब नितिन गडकरी का विजन क्या है? अगले 5 सालों में मैं क्या देखना चाहूँगा उनके थ्रू, आपके थ्रू हम क्या देखेंगे? हाईवेज देखेंगे, वाटरवेज देखेंगे, या हम केबल कार्स देखेंगे? खूब टनल्स बने, रोड बने, ब्रिजेज बने, 36 एक्सप्रेस हाईवेज बने, एक्सिस कंट्रोल कश्मीर टू कन्याकुमारी तक। अब मुझे जो कुछ काम मिला था मैंने सब कुछ किया है। अब इसके बाद मैं चुन के आऊँगा, सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं, तब वो जो काम बताएंगे वो करूँगा। करेक्ट। लेकिन सर एक पिछले 4-5 दिनों से ना कांग्रेस बार बार आपके ऊपर ये पूछती है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो बोलते हैं कि जी मेघा नाम की कंपनी है, उसको 14,000 करोड़ का हमने टनल प्रोजेक्ट दे दिया जब उसने 140 करोड़ दिए। लेकिन जब हम बॉन्ड देखते हैं तो कैसीनो कंपनी ने तो टीएमसी को भी दिया, डीएमके को भी दिया, तो मेघा कंपनी अगर सिर्फ बीजेपी को देती है तो क्यों ये? देखिए, मेघा कंपनी का और मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एक तो बात, दूसरी बात, जो टनल 12,000 करोड़ की थी जोजिला, उस पर हमने 5,000 करोड़ बचाए, 5वें बार टेंडर किया। करेक्ट। और वो टेंडर, ई टेंडर में उनको काम मिला। आपने नॉर्वे से भी कोई शेड टीम काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई लाई? और वो काम 75% पूरा हुआ और 5,000 करोड़ देश के बचे। तो मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा काम करने के बाद, सेविंग होने के बाद, अब वो कंपनी ने काम अच्छा किया। रही बात डोनेशन की, उनने सब पार्टियों को दिया, रीजनल पार्टी को भी दिया। बिल्कुल। देखिए, राजनीति, नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। तुम हर का प्रोग्राम करते हो, तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं रहता तो कर पाते क्या आप? नहीं। तो पैसा जीवन में साधन है, साध्य नहीं है। तो पैसे का नाटक नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी? करेक्ट। चुनाव कैंपेन कैसे होगा? पब्लिक मीटिंगें कैसी होगी? प्रचार कैसे होगा? तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट छापना है तो कहाँ से छापेंगे? दौरे करेंगे तो कहाँ पेट्रोल डीजल डालेंगे? टैक्सें लेंगे तो कहाँ से लेंगे? तो अरुण जेटली जी ने ये बॉन्ड्स के रूप में ये एक सनदशील मार्ग से, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है और मुझे लगता है कि ये तो मैंने आज भी एक जगह कहा कि जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उसको एडवर्टाइजमेंट का रेट ज़्यादा मिलता है। अब नेचुरली जिसकी कम होती है उसको कम मिलता है। 1400 करोड़ कांग्रेस को भी मिले, 1600 करोड़ टीएमसी को भी मिले। हाँ, तो आप ये तो नहीं तय कर सकते ना कि सबको एक ही रेट मिले करके। जैसे आपका जो ये जो होता है, रेट्स होते हैं, वैसे ही राजनीति में भी होता है। तो ये एक सनदशील मार्ग था। अब मैटर इज सब जुडिस, लेट द सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड। लोग बोलते हैं कि शायद अप्रैल में आप उन्होंने 140 करोड़ दे दी, उसके 1 महीने बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट ई टेंडर से हुआ है, इससे कॉन्ट्रैक्ट और इसका कोई संबंध ही नहीं। 5 लोगों ने टेंडर भरा, वो भी सीक्रेटली भरते हैं, उसमें जो लोएस्ट है उसको मिलता है। ठीक है सर, वी विल रैप अप दिस इंटरव्यू बाय आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। लास्ट, व्हाट इज दैट वन ट्रेट दैट यू लाइक अबाउट नरेंद्र मोदी? बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। व्हाट इज दैट यू मिस फ्रॉम LK Advani जी एंड वाजपेयी जी, हु वर योर मेंटर्स एंड मे बी योर कलीग्स, सीनियर कलीग्स? वाजपेयी जी तो चले गए, उनका सहवास का एक अलग प्रकार का अनुभव था। अडवाणी जी क्या मैं जाता हूँ अक्सर, अडवाणी जी ने हम सब के ऊपर बहुत प्रेम किया और अटल जी और अडवाणी, इनके कारण ही आज का दिन हमको देखने के लिए मिला है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। When you see Jyotiraditya Scindia, Himanta Biswa Sarma, Captain Amrinder from Congress becoming part of BJP, what is the first thought that comes to your mind? देखो सर, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, चलते रहता है। What is the machine that we have to measure sugar at your home? Because you love to have salads, clear soups and chaach as well. मेरे पास लगा हुआ है, अब मुझे पूरा स्टडी हो गया क्या खाने से कितना शुगर बढ़ती है। Really? हाँ। You are a rapid fire round. You are a vegetarian. Do you remember which non-vegetarian restaurant in Nagpur still has your photograph? साहू जी, आप जाके देख लो, खा के आओ, वहाँ बहुत अच्छे हैं। Your first love, riding a scooter or driving an electric vehicle? अभी तो मैं ड्राइव नहीं करता, पर मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और हाइड्रोजन
अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूँ और मेरा ये सपना है। और जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं, आज ऊर्जादाता बना है, विटामिन दाता बना है। अब हवाई ईंधन भी किसान तैयार करेगा और वो कोई ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो मेरे जीवन का एक सपना है। Having pakoras, milkshakes and poha jalebi or the dreadful memories of the bariatric surgery? बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद मैंने अपनी तबीयत को बहुत मेंटेन किया है। 45 किलो मेरा वजन कम हुआ है। मैं 135 किलो था, अब 90 किलो हूँ। अब संभाल के खाता हूँ। वो सिर्फ सर्जरी से हुआ सर? हाँ, सर्जरी और बाद में मैंने मेंटेन भी किया। रोज 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ। ये सर लोग आपसे कई बार, मैंने ट्विटर पे देखा सवाल मुझसे भी पूछ रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो आपसे ये जरूर पूछो, बैरिएट्रिक सर्जरी को लेके तकलीफ रहती है या इट्स? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छी सर्जरी हुई मेरी और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। बम्बई में डॉक्टर लकड़ावाला जी ने की थी और अभी मैं बहुत ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आज एनर्जेटिक कंट्रोल है सर? बिल्कुल। Going back to RSS and becoming its president or still serving in Modi cabinet as a minister? नहीं, अभी तो मैं पार्टी में जो हूँ, आगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो काम देंगे वो तो करेंगे। Spending time with grandkids in Pench, just 80 kilometers from here, and showing them your tunnel that you built beneath, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया कि ऊपर से शेर भी जब देखता है तो टनल हमने वहाँ पे खड़ी कर दी, तो अपनी नातियों के साथ में वहाँ पे जाके पसंद करेंगे? मैं तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ में नए नेक्स्ट रोड? मैं अभी मेरे गांव में जाता हूँ जहाँ मेरी खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूँ, गन्ने से लेकर सब्जियाँ लगती है। अब भी मैं गाँव से आया हूँ, तो मैं अपने गाँव में 18 मील और वहाँ सब परिवार से मैंने छोटा घर बनाया खेत में और वहीं रहता हूँ। 5 different projects which are close to your heart, जो आपके दिल में छुप गए हैं और पिछले 10 सालों में, जो आप अपने नातियों को भी बताते हैं और अपने दोनों बेटों को भी? मेरा प्रोजेक्ट एक है जिसके मेरे दिल में घुसा। 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे और 1 करोड़ लोगों में से अनेक लोग आदमी को धोने का काम करते थे। मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाई और 1 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त किया। यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम है और मुझे मैं सेंस से उसके साथ एक दिल से जुड़ा हूँ। नहीं, लेकिन सर हमें कौन से देखने चाहिए हाईवेज हमारी जनरेशन के कि हम खुश हो अब जाएं? इतने हैं कि आप कोई भी राज्य में, मंत्री ने आप कोई भी राज्य में जाओ, कहीं भी जाओ। वो कौन से? अरे कोई गिनती नहीं हो सकती सर। 4-5 तो बता दीजिए हमारे। सर 4-5 है नहीं, वो हजारों है। आप जाओ। नहीं, योर फेवरेट मेरा वेयर यू थिंक, क्योंकि आपने दिल्ली जयपुर का भी जिक्र किया। मुंबई पूरा एक्सप्रेस हाईवे मैंने सबसे पहले बनाया और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ये देश का सबसे बड़ा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना। दोनों पे जा सकते हैं। करेक्ट सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑफ कोर्स सीइंग यू इन द कैबिनेट for what you are, the inspiration for many of us, our generation, and also the generation which saw you becoming BJP president at that time and becoming such a wonderful minister. आज आपने वो प्रूव करके दिखा दिया है कि नागपुर से आके कैसे आपने दिल्ली के दिलों को जीता. We wish you all the best, sir. Thank you so much. It was a pleasure having you, sir. Thank you. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.